नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बड़ी लड़ाई की तैयारी में साइरस मिस्त्री। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से दिया इस्तीफा। कानूनी जंग के भी दिए संकेत। अपने वादे से फिर पलटी सरकार। एक बारी अकाउंट में पैसा जमा करवाने को मिलेगा मौका। 5,000 से ज्यादा जमा कराने पर होगी पूछताछ। मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाए, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करे, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। बेनामी चंदे पर रोक के चुनाव आयोग के प्रस्ताव का पीएम ने किया समर्थन। कहा, काले धन पर प्रहार है जरूरी। डिजिटल पेमेंट के लिए गांवों को मिले 100 MB डेटा मुफ्त। TRAI का सरकार को सुझाव। निफ्टी ने तोड़ा 8100 का अहम स्तर। सेंसेक्स भी आज 115 पॉइंट टूटा। 5 करोड़ कर्मचारियों को झटका। 2016-17 के लिए पीएफ पर ब्याज दर घटी। 7 साल में हुई सबसे कम। BSNL का न्यू ईयर धमाका लाया। 99 रुपए में देश भर में अनलिमिटेड कॉलिंग का पैक। 300 MB डेटा भी फ्री। और करुण नायर ने चलाई चेन्नई एक्सप्रेस। इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 13 शतक। भारत ने बनाया टेस्ट में अपना सबसे बड़ा स्कोर। आवाज एट 9 में सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप टाटा में छिड़े महाभारत की। आज साइरस मिस्त्री ने बड़ी लड़ाई की तैयारी का ऐलान करते हुए ग्रुप की सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रतन टाटा पर फर्जीवाड़े का इल्जाम लगाया और कहा कि रतन टाटा की अगुवाई में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने 2G स्कैम समेत दूसरी गड़बड़ियों के लिए भी रतन टाटा पर सवाल उठाए। मिस्त्री ने कहा कि वो कंपनी की विरासत बचाने के लिए अब तक लड़ रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लड़ाई को EGM से बाहर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए। उन्होंने रतन टाटा के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलने के संकेत भी दिए। I think it is time to shift gears, up the momentum, and be more incisive in securing the best interests of the Tata Group. In order to be more effective, serve the objective of governance reform, and to regain lost ethical ground, I have decided to shift from the forum of EGMs to a larger platform, and also one where the rule of law and equity is upheld. सरकार ने फिर अपने फैसले से पलटी मारी, तो उस फैसले पे हम चलेंगे। सरकार के क्या कहा है सरकार ने, लेकिन उससे पहले इस खबर पर यानी साइरस मिस्त्री के इस्तीफे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय बग्गा साहब। अजय, ये बात कैसे समझे कि साइरस मिस्त्री ने आज फैसला लिया कि अब वो इस EGM से निकालने बाहर करने वाली चीज में फिर नहीं पड़ेंगे और उन्होंने बाकी बची हुई सभी ग्रुप कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साथ में कहा कि अब वो एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं मिस्त्री? जी बिल्कुल, और जैसे उन्होंने कहा कि अब ये पब्लिक में लाएंगे तो लगता है कि अब कोर्ट में मामला जाएगा, तो अगला इनका जो एक्शन रहेगा वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का रहेगा। दूसरी बात आज जो हुई है कि नस्ली वाडिया सेबी चेयरमैन से मिले हैं, तो वहां भी एक फ्रंट शायद खोल रहे होंगे और कुछ शायद उनको भी कागजात दिए गए होंगे। तो रेगुलेटर की तरफ से और कोर्ट की तरफ से मेरे ख्याल से अब इनका एक्शन रहेगा। राइट। तो यहां पर जब साइरस मिस्त्री कह रहे हैं, और उन्होंने साथ में यही नहीं, उन्होंने बल्कि खुलेआम एक तरीके से आरोप लगा दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। उन्होंने बात की, उन्होंने कई कंपनियों में दिक्कतों की बात की, फ्रॉड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और सीधे सीधे रतन टाटा पे हमला किया। क्या लगता है आपको कि ये अब आगे जाके लड़ाई और ज्यादा खराब होगी, जहां पर बड़े और गंभीर आरोप साइरस मिस्त्री लगा सकते हैं, जबकि वो खुद पूरी तरह से बाहर हो गए? जी लगता तो अब यही है कि काफी ये लड़ाई बिगड़ेगी, और हमारा जो अनुमान है, जो सोर्सेज से भी पता चल रहा है कि देखिए दोनों जो साइड्स हैं PR एजेंसीज की तरफ से और लीगल की तरफ से काफी लीक्स भी आ रहे हैं मार्केट में। और जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी टाटा ग्रुप भी 2 चीजें करेंगे। एक तो व्हाइट पेपर इशू करेंगे जितने भी इल्जामात हैं उनके ऊपर, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, और दूसरा है जनवरी में
एक इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई जाएगी सब कंपनीज का, ताकि सीईओस आके इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पेशकश कर सकें। तो ये दो चीजें मेरे ख्याल से और महत्वपूर्ण है। बाकी अब लगता है कि लड़ाई बिगड़ रही है और एटलीस्ट लीगली जो लेटर ऑफ द लॉ है वो फॉलो करते हुए टाटाज ने पूरा कंट्रोल रीगेन कर लिया है बोर्ड्स का भी आज के बाद। और अब देखना पड़ेगा नस्ली वाडिया भी अगर स्टेप डाउन करते हैं तो उसके बाद तो पूरा बोर्ड का कंट्रोल टाटा सन्स के हाथ में आ जाता है। अजय, एक सवाल जो संक्षेप में अगर आप बता सके कि ये जो पूरी खींचतान है, झगड़ा है, अब एक स्तर तक तो आ गया जब आप साइरस मिस्त्री से बाहर चले गए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने बड़ी लड़ाई की बात की, इस पूरी खींचतान का ग्रुप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या यहां से और स्थितियां खराब होंगी? देखिए, लगता तो नहीं, क्योंकि आप देखें तो मेजॉरिटी अभी ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी और शेयर होल्डर्स भी अगर आप देखें तो वो टाटास के साथ हैं कि 150 साल पुराना ग्रुप है, बहुत एथिकल ग्रुप है। और यही आशा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए टाटा जाने गए हैं वो बरकरार रहेंगे और ये इससे उभरेंगे, स्ट्रॉन्गर निकलेंगे। पर जरूर ये एक लंबी लड़ाई लगती है और काफी ये अभी लड़ाई ऐसी रहेगी जिससे काफी मुद्दे अनफॉर्चुनेटली उछाले जाएंगे। अजय, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अजय बग्गा कहते हुए कि लड़ाई का एक हिस्सा खत्म हुआ है, लेकिन आगे ये और लंबी खिंच सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि ये ग्रुप के लिए खराब साबित हो सकती है। और अब बात एक और बड़ी खबर की। सरकार ने अपने फैसले से एक बार फिर पलटी मार दी है। आरबीआई ने बैंक खातों में पुराने नोट जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए नियम के मुताबिक अब 30 दिसंबर तक बैंक खाते में केवल 5,000 रुपए ही एक बार में 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा नहीं करा सकेंगे। ये रुपए भी, माफ कीजिए, ये खबर ये है कि 5,000 रुपए से ज्यादा आप जब जमा कराएंगे तो आपको एक ही बार मौका मिलेगा। और साथ में ये भी है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये 5,000 रुपए से ज्यादा की जो रकम है उसका सोर्स क्या है। बाकायदा आपसे 2 अधिकारी यहां पर पूछताछ करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत रकम जमा करने पर कोई लिमिट नहीं होगी और इसके तहत जमा पर कोई पूछताछ भी नहीं होगी। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री ने बार बार कहा था कि 31 दिसंबर तक आप पुराने नोटों को बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब ये पलटी क्यों। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ है हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, आरबीआई के इस कदम का मकसद क्या है? इससे तो लोगों को काफी परेशानी होगी। दरअसल आरबीआई ने आज ये जो गाइडेंस जारी किए हैं उसमें आरबीआई का ये कहना है कि अब आपके पास जो भी पैसे बचे हैं उसको आप एक बार की एक मुश्त जाके जमा कराइए। बार बार बैंक में आकर थोड़ी थोड़ी रकम जमा कराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी जमा करने से शायद उनकी इंक्वायरी नहीं होगी, किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं होगी। दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिसके अकाउंट में अभी तक जमा नहीं हुए उसके अकाउंट में जमा करवा दिए जाएं। तो इस तरह के जो अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं उसको देखते हुए एक अकाउंट का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो पाएगा 5,000 रुपए से अधिक जमा करने के लिए। यह बात सरकार की ओर से स्पष्ट की गई है। इसके पीछे सोच यह है कि अब जो बाकी के 2 या 3 लाख करोड़ जो भी बचे हैं आखिर के, जो अभी तक नहीं आए हैं, ये जानकारी हमको लेटेस्ट मिली थी हफ्ते भर पहले, तो उस पैसे का कोई रास्ता निकाल करके अंदर डालने की कोशिश ना करें, बल्कि उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम बनाई गई है उसके तहत ही जमा कराया जाए। तो नियम क्या है? पहला कि आप 5,000 रुपए से अधिक केवल एक बार जमा कर पाएंगे। अगर आप 5,000 से कम जमा करते हैं 2-3 बार में और 3 बार में मिला के 5,000 से ऊपर हो जाता है तो भी आपको और ज्यादा रकम जमा नहीं करने दी जाएगी और वहां भी आपसे पूछताछ की जा सकती है। किस तरह की पूछताछ? सिर्फ एक बार आप 5,000 से अधिक रुपए जमा कर सकते हैं और वहां 2 बैंक अधिकारियों के सामने आपको यह बताना होगा कि यह रकम आपने अब तक जमा क्यों नहीं की थी, और अगर इस रकम के सोर्स पर कोई सवाल है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहां पर 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आपसे सोर्स पूछा जाएगा और आप 5,000 रुपए से ज्यादा जमा सिर्फ एक ही बार में आपको करना होगा। ये 2 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी तरफ बैंक में पुराने नोट जमा करने की सीमा तय होने के बाद वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि एक मुश्त जमा कराने वालों के लिए नहीं बल्कि बार बार जमा कराने वालों पर यह नियम लागू होगा।
राशि जमा कराने में जो हम देख रहे थे, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया कि एक ही आदमी राशि जमा करा रहा है, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी अपनी भी। हमारा इसमें कहना है कि डिपॉजिट में भी अगर आपके पास राशि है तो एक साथ जमा करा दो ना, और अगर आपको बार बार करानी है तो फिर हम 5,000 ही लेंगे। इधर आरबीआई के पुराने नोट जमा करवाने पर शर्तें लगाने से लोग खासे नाराज हैं। उनकी दलील है कि सरकार हर रोज नए नियम लाती है जिससे जनता को तकलीफ हो रही। देखो ऐसा है कि सब चीज के लिए क्लैरिफिकेशन तो अभी रहता नहीं है आप लोग के पास, ठीक है। इवन अब मेरा इनकम जो है अराउंड 20,000 तक है, ठीक है। मेरे पास क्लैरिफिकेशन है क्योंकि मेरा साल के हिसाब से 12,000 रुपये कटता है एज पर जो जाता है उसके हिसाब से, तो वो क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से दे सकता हूँ। अभी मेरी वाइफ के पास अभी 10,000 रुपीज है, तो उसका क्लैरिफिकेशन तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इवन वाइफ को भेजना पड़ेगा उसके अकाउंट में, फिर उसके बाद से पूछताछ की जाएगी। हर एक का अपना अपना पर्सनल मैटर है कि मुझे डिपॉजिट करना है या नहीं करना है। ओके, तो मैं भी आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ। जनरली जो लोग के पास करेंसी है या पर्स में या वॉलेट में या घर में दबा के रखे या भूल गए देने को, तो वो लोग को अभी 500 के लिए मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। पैसा तो ठीक है, लेकिन ये बार बार जो रूल बदले जा रहे हैं, पब्लिक इसमें मतलब कंफ्यूज ज्यादा हो रही है। गलत है, अगर किसी आदमी पर रह गया है तो ये लास्ट डेट बढ़ा देनी चाहिए। जी पहले ऐलान किया गया था कि आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, अब ये धीरे धीरे अपने स्टैंड चेंज कर रहे हैं, अपनी बातों को पीछे जा रहे हैं, वो गलत है। ये जो डिसीजन आज लिया है ये बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है कि आमतौर पे एक छोटी कारपोरेशन भी इतने फास्ट डिसीजन नहीं लेती। देखिए हमारे पास भी कुछ पैसे भी रहते हैं, 1.5-2 लाख रुपए जमा करवाने वाला, फिर तो हम अगर लगाया जाए, आगे छुट्टियां आ जानी है, 10 दिनों में हम 50,000 जमा करा सकते हैं, बाकी हमारा 1 लाख रुपया तो वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। अभी 40 दिन बाद भी हम अपना काम छोड़ के की लाइनों में लगे रहे, 5-5 हजार जमा कराई गए, तो वो ये डिसीजन गवर्नमेंट को बार बार चेंज करना नहीं चाहिए। तो लोग परेशान नजर आ रहे हैं सरकार के इस नए फरमान से, बहुत ज्यादा उन्हें पसंद नहीं है। इधर ग्रामीण इलाकों में लोगों को अब मुफ्त इंटरनेट डेटा पैक मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कैशलेस के लिए इंटरनेट की अहमियत को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने इसकी सिफारिश की है। TRAI के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हर महीने 100 MB डाटा मुफ्त दिया जाए और इस पर आने वाली लागत की यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड से पूरी से किया जाए। फ्री डेटा थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप जैसे लड्डू, गिगैटो, M-Cent और पॉकेट के जरिए भी दिया जा सकता है। फ्री डेटा के मामले में TRAI के चेयरमैन RS शर्मा का कहना है कि सरकार की सिफारिश से डिजिटल इंडिया को बल मिलेगा। फ्री डेटा के लिए एक मॉडल हमने प्रस्तावित किया है जिसमें कि एग्रीगेटर मॉडल रहे। उस एग्रीगेटर मॉडल के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जाए किसी साइट पर तो उसमें उसको फ्री डेटा मिले। एक मॉडल हमने ये प्रस्तावित किया है। दूसरा मॉडल हमने ये कहा है कि सरकार गांव के इलाकों में 100 MB या उससे अधिक जैसा सरकार का निर्णय हो, फ्री डेटा देने पर विचार कर सकती है, जिससे कि ये डिजिटल पुश और डिजिटल इंडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम जैसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत तेजी से कैशलेस की तरफ हम काम कर रहे हैं, उसमें भी इसको मदद मिलेगी। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब छोटे ट्रेडर्स और उद्यमियों को टैक्स में छूट देने जा रही है। अब वैसी फर्म जो बैंकिंग और डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेती हैं और उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, उन्हें सरकार टैक्स में 2% की छूट देगी। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली फर्मों का मुनाफा 8% मानकर टैक्स जोड़ा जाता है। सरकार अब उनका मुनाफा 6% मानकर टैक्स जोड़ेगी, बशर्ते कि वो कैशलेस पेमेंट लेते हों। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा में जरूरी बदलाव किया जाएगा। 5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। अब आपको प्रोविडेंट फंड पर पहले से कम ब्याज मिलेगा। 2016-17 के लिए EPFO ने ब्याज दर 8.80% से घटाकर 8.65% कर दी है। आज बेंगलुरु में हुई CBT की बैठक में फैसला लिया गया। ये 7 साल में सबसे कम दरें हैं। और आवाज एट 9 में यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे यूपी के चुनावी घमासान की।
प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग की ओर से बेनामी राजनीतिक चंदे पर शिकंजा कसने का जो सुझाव आया है उसका स्वागत किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बताया। चुनाव में कालेधन की सफाई के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से अधिक के बेनामी चंदे पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया है। मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाए, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिलकर के चर्चा करके करें और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज यूपी में चुनावी जंग में हाई प्रोफाइल रैली का सुपर सोमवार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में नोटबंदी को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए। उन्होंने संसद नहीं चलने देने के लिए विपक्ष पर हमला बोला तो जौनपुर में जवाब दिया कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब जनता का खून चूस लिया है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी। विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। 8 नवंबर का जो निर्णय था वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था। वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के 99% लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ था, हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 99% गरीब ईमानदार लोगों से बिना पूछे खून निकाल दिया। तो नोटबंदी पर सियासी दांव-पेच, सियासी बयानबाजियां जारी है, लेकिन हम यहां पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको कुछ अलग सुनाएंगे, क्योंकि गुलाबी नगरी जयपुर में कवियों की सुरीली शाम हुई। लेकर चलेंगे आपको वहां। बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बीएसएनएल ने नए साल के मौके पर अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर दिया है। कंपनी ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए फ्री कॉल और अनलिमिटेड डेटा देने का ऐलान किया है। पहला प्लान 99 रुपए का है और दूसरा प्लान 339 रुपए का है। 99 रुपए के प्लान में ग्राहक बीएसएनएल से बीएसएनएल अनलिमिटेड फ्री कॉल और 300 MB डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की रहेगी। वहीं 339 रुपए के प्लान के तहत आप पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड फ्री कॉल कर सकेंगे। इस प्लान में आपको 1 GB डेटा मिलेगा और रोमिंग फ्री होगी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश के कुछ मशहूर कवियों के साथ। देखिए जयपुर के अल्बर्ट हॉल से भास्कर उत्सव की एक झलक। एक एक पल गुलाब हो जाता, लम्हा लम्हा किताब हो जाता। मेरी नजरों को जो पढ़ा होता, सारा पानी शराब हो जाता। आपसे दूर रह नहीं पाते, अब ये तन्हाई सह नहीं पाते। मेरी पलकों को आप पढ़ लेना, होठ कायल है कह नहीं पाते। बहुत अच्छे। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, तालियां मिलें आपके अगली लाइन पर। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे।
मैंने कहा ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो